नरेंद्र मोदी इतिहास रचने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ऐसे नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 के चुनाव में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास किया और एनडीए को अपना बहुमत दिया। नरेंद्र मोदी ने जीत की हैट्रिक लगाई। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको दे दें, संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है। इसमें नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। बैठक में जेडीयू चीफ नीतीश कुमार और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए के सभी 293 नवनिर्वाचित सांसद मौजूद हैं। इसके अलावा राज्यसभा के 126 सांसद भी बैठक में मौजूद हैं। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। 17 डिप्टी सीएम की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना जा रहा है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में सबसे पहले नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा। उसके बाद उनके नाम पर मुहर लगेगी और जैसे ही नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति से मिलने के लिए जाएंगे, जहां वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एनडीए की बैठक से पहले घटक दल की अपनी बैठक भी हो रही है। जेडीयू सांसदों ने नीतीश कुमार को सभी फैसलों के लिए अधिकृत कर दिया है। एलजेपी ने चिराग पासवान को संसदीय दल का नेता चुन लिया है। तमाम नजरी निगाहें आज उन 293 सांसदों पर जो आज नरेंद्र मोदी के नाम पर संसदीय दल के नेता के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में मुहर लगाने जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी अपने दम पर प्रचंड बहुमत नहीं लेकर आई। इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन कि एनडीए की ही सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी ही देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए की मीटिंग से पहले घटक दलों की अलग अलग बैठक हुई। जेडीयू के संसदीय दल की बैठक में दिल्ली में नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक हुई, लेकिन सभी सांसदों ने एक राय से इसी मीटिंग के दौरान यह तय किया कि सभी बड़े छोटे फैसले नीतीश कुमार ही लेंगे, यानी कि ये कि संसदीय दल के फैसले का सभी पावर नीतीश कुमार के हाथों में है। वहीं दूसरी ओर एलजेपी संसदीय दल की बैठक चिराग पासवान के आवास पर हुई। सभी 5 सांसदों ने चिराग पासवान को संसदीय दल का नेता चुन लिया है। तीसरी बैठक शिवसेना के शिंदे गुट में हुई। इसमें शिवसेना के सभी नवनिर्वाचित सांसद पहुंचे। बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे भी शामिल हुए। लेकिन नजर उत्तर प्रदेश को लेकर विशेष तौर पर, जहां पर आज योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में पार्टी के खराब परफॉर्मेंस को लेकर बातचीत होगी, वो आगे की बात है, लेकिन पहले यह तय करना है कि कैबिनेट का स्वरूप जो होगा उसमें यूपी के कितने सांसदों को मौका दिया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी की बात कर ले, बिहार में 100% स्ट्राइक रेट से 5 में से 5 सीटें जीतने वाले चिराग पासवान की पार्टी, जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग की पार्टी से एक सांसद को मंत्री बनाया जा सकता है। एलजेपी की बैठक में आज चिराग पासवान को नेता चुना गया। हाजीपुर से चुने गए चिराग पासवान ने कहा कि उनकी कोई डिमांड नहीं है। मैं सिरे से इन तमाम अफवाहों को खारिज करता हूं। लोक जनशक्ति पार्टी का पूरा समर्पण हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एनडीए लीडर्स की भी अभी परसों जो बैठक हुई थी, उसमें भी बिना किसी शर्त के लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना पूरा समर्पण हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति हम लोगों ने सौंपने का हम लोगों ने काम किया है। और ऐसे में पार्टी की ना कोई शर्त है, पार्टी की ना कोई मांग है। और मैं एनडीए की तरफ से भी इस बात को कह सकता हूं, एनडीए के किसी घटक दल ने उस दिन बैठक में ना कोई शर्त रखी, ना कोई मांग रखी। बिना किसी शर्त, बिना किसी मांग के हम लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकारते हुए उनको अपना समर्थन देने का हम लोगों ने काम किया है। और आज मां महिम राष्ट्रपति जी से भी संभवतः दिन में तमाम एनडीए के नेता मुलाकात कर उनको भी अपना समर्थन पत्र, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली चिट्ठी उनको भी सौंपी जाएगी। नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनेगा, इससे पहले अलायंस पार्टनर्स ने अपनी अपनी डिमांड लिस्ट रखनी शुरू कर दी है। जेडीयू ने बीजेपी के सामने 3 बड़ी मांगे रखी है। जेडीयू ने रेल मंत्रालय पर अपना दावा ठोक दिया है। साथ ही बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग तो है ही, और सीतामढ़ी में राम मंदिर के तर्ज पर मंदिर और कॉरिडोर बनाने की भी मांग है। मंत्री पद को लेकर क्या उम्मीदें हैं, कितनी संख्या मिलेगी, ये सब भी चर्चाएं हो रही। मंत्रालय को लेकर भी बातें कही जा रही है।
मंत्रालय को लेकर जो बातें हो रही है वो विशेषाधिकार वो अधिकार क्षेत्र है नीतीश कुमार जी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का। रेल मंत्री को लेकर कहा जा रहा है कि इच्छा है पार्टी के नेताओं की, क्या वजह है? लगातार और लगातार ये मंत्रालय बिहार के हिस्से रहा, तो अपेक्षाएं स्वाभाविक हैं कि बढ़ जाएंगी लोगों की। तो जो अभी आप याद कीजिए कि जगजीवन बाबू, एल.एन. मिश्र, रामविलास पासवान जी, राम सुभग सिंह जी, उसके बाद नीतीश कुमार जी, उसके बाद लालू जी, ये स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी, ये लगातार रेलवे पर बिहार का एक हक बनता है। और अगर डिमांड है तो कोई वाजिब डिमांड है। ये शिवहर की लड़ाई बड़ी मुश्किल मानी जा रही थी, शुरू में कई तरह की चर्चाएं थी। कभी मुश्किल नहीं थी, आप देखे होंगे लोग आगे पीछे होते रहे, लवली आनंद कभी पीछे नहीं हुई। अच्छा, बिहार में जो जातीय समीकरण है, वहाँ से सांसद रहे, और इस बार ये बिल्कुल आप देखिए कि अलग तरीके का है। आप इसको गौर कीजिए, शायद ये पहली ऐतिहासिक घटना हो कि बेटा शिवहर से विधायक है और मां शिवहर से सांसद। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी भी इस वक्त जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, एक तरफ यहाँ पर एनडीए के नेताओं की बैठक आज संसद भवन में होने जा रही है। इस वक्त इंडिया अलायंस में क्या मंथन चल रहा है? कल जिस तरीके के बयान अखिलेश यादव के आए, अभिषेक बैनर्जी के आए, तेजस्वी यादव के आए, उसे सुनकर तो ये लग रहा था कि आशा अभी भी किसी ने छोड़ी नहीं है। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं को लगता है कि ये सरकार चलाना जो है ये बहुत ही टेढ़ी खीर होगा, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऐसा है कि सबको साथ लेकर के चल पाना कहाँ तक और कितनी दूर तक संभव है, ये इन तमाम इंडिया ब्लॉक के लीडर्स को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं हो पाएगा। ऐसे में उन्हें लगता है कि अपनी सरकार बनाने की एक जो पॉसिबिलिटी है या जो एक एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी है वो ऑपोजिशन को नहीं छोड़नी चाहिए। बड़े जो एलाय हैं एनडीए के, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे फिर वो नीतीश कुमार हों, ऐसे लोगों से संपर्क बनाए रखने चाहिए। अपने चैनल्स जो हैं कॉन्वर्सेशन के वो ऑन रखने चाहिए, ताकि अगर ऐसी स्थिति बने तो यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के साथ आकर के सरकार बनाई जा सके। और अभी इनको ये भी लगता है कि जो तमाम एलाय हैं ये ऐसे प्लम्प पोर्टफोलियोज मांगेंगे या कुछ ऐसी चीजें जरूर केंद्र सरकार से उम्मीद करेंगे विजय लक्ष्मी। राज्यों और जिस प्लम्प पोर्टफोलियो की आप बात कर रही हैं उन्हीं में से एक है रेल मंत्रालय, और जेडीयू चाहता है कि रेल मंत्रालय उनके खाते में आए। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा जुड़े हुए हैं। नीतीश, लेकिन रेल मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जो कि ऑलरेडी मॉडर्नाइजेशन के ऊपर बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है, और अश्विनी वैष्णव जैसे नेता इस मंत्रालय को अभी तक संभाल रहे थे। क्या ये इतना आसान होगा कि ये पोर्टफोलियो जेडीयू को दे दिया जाए? बिल्कुल आसान नहीं होगा। ये सिर्फ अपनी तरफ से बातें कही जा रही हैं, और सबको मालूम है कि किसी तरह के दबाव की कोई स्थिति अभी नहीं बना सकता है। तो पार्टी के बड़े नेता देखिए इसलिए इस पर कुछ नहीं बोलते हैं, छोटे नेता जरूर अपनी बात रख देते हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। और ये भी जेडीयू के लोग जानते हैं कि आप सही कह रही है कि रेल मंत्रालय जो है जिस तरह से एक ड्रीम प्रोजेक्ट कई सारे चल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और ऐसी स्थिति में एक किसी नए दल में या नए चेहरे को लाना मुझे लगता है ये संभव है नहीं। हाँ, नेता जरूर अपनी तरफ से अपनी बातें रखते हैं, तो बात अभी तक इतनी ही है। और सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाना मुश्किल है, और चूंकि लगातार अब तक नरेंद्र मोदी जो है लेकिन वो दौर अलग था ना नीतीश, उनके मिजाज से हर कोई वाकिफ है। जब दबाव बनाना मुश्किल था शायद ही कोई तब 303 सीटों के साथ बीजेपी अपने दम पर सरकार बना रही थी। इस बार तो एनडीए के घटक दलों के साथ वो सरकार बना रही है, और नीतीश कुमार गठबंधन की राजनीति भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये जिस तरीके की बातें नेताओं की ओर से कही जा रही हैं, कहीं ना कहीं तो इशारा ऊपर से आया होगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये जरूर है कि आंकड़े इस तरह के हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि नरेंद्र मोदी का जो एक स्वभाव है, काम करने का जो तरीका है, नीतीश कुमार भी उनके साथ लंबे समय तक काम कर चुके हैं, उनको जानते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। और वो भी रेल मंत्रालय को लेकर, नीतीश कुमार उस मंत्रालय को संभालते रहे हैं, तो अभी जेडीयू के सांसदों में ऐसा कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है जो रेल मंत्रालय को संभाल सके। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं नीतीश। आप रहिए हमारे साथ, एक और बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से दर्शकों को ये खबर दे दे। एनडीए सरकार गठन से पहले टीडीपी का बड़ा बयान,
आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। टीडीपी का कहना है मुस्लिम आरक्षण जारी रखेंगे। रविंद्र कुमार का बयान। टी राघवन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर कितना हंगामा 24 के चुनाव के प्रचार में रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और रविंद्र कुमार ये आकर कहते हैं कि मुस्लिम आरक्षण जारी रखेंगे, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? जी देखिए, बहुत साफ है वहां पर जो चंद्रबाबू नायडू की एक स्वीपिंग विक्ट्री हुई है, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है मीनाक्षी, उसमें मुस्लिम मतदाताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। और उस तरह की राजनीति करने के लिए चंद्रबाबू नायडू जाने जाते हैं। हम उन्हीं के स्थान पर अभी मौजूद हैं। यहाँ से कुछ देर में वो भी पार्लियामेंट के निकले। कुछ देर पहले यहाँ पर इनके मंत्री, यहाँ से एमपीज भी निकले थे। देखिए बहुत साफ साफ जो है लाइन खींची गई है। उनका ये कहना है कि केंद्र में हमारी किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं रहने वाली है। हम एनडीए के पार्टनर रहेंगे। जो भी पोर्टफोलियोस या मंत्रालय हमें मिलते हैं हम उसमें राजी, हम किसी भी तरह के डिमांड नहीं रखेंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश के विकास के लिए, खास तौर पर जिस तरह के आर्थिक संकट से पूरा राज्य गुजर रहा है बाइफर्केशन के बाद 2014 की, उस लिहाज से क्या पैकेजेस इनको मिलते हैं, कितनी इकोनॉमिक जो सहायता है वो मिलती है, आर्थिक मदद मिलती है। क्योंकि स्पेशल स्टेटस की बात जो है बिल्कुल खारिज कर दी गई है, क्योंकि इससे एनडीए की सरकार मीनाक्षी दुविधा में आ सकती है, नियमों के खिलाफ होगा। बाकी राज्य इस बात की डिमांड कर सकते हैं। ऐसे में ये कहा गया है कि आप हमें आर्थिक पैकेज की तौर पर इंस्टॉलमेंट में ये पैसा हमें दीजिए ताकि राज्य का विकास हम कर सकें। एक बार फिर देखिए, चंद्रबाबू नायडू यहाँ से निकलने की जो तैयारी है वो पूरी हो गई है। यहाँ से अब वो किसी भी क्षण यहाँ से संसद के लिए निकल सकते हैं। जितने भी एमपी यहाँ पर मौजूद थे जो दिल्ली पहुंचे थे, उनसे कुछ देर पहले चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात की। हमें ये बताया गया कि इस मुलाकात में भी उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि किसी भी तरह का जो गठबंधन है वो बिना किसी शर्त के और दबाव के एनडीए के साथ किया। और जो ट्रैक रिकॉर्ड है एनडीए के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ खास तौर पर जिस तरह के रिश्ते हैं, ना कोई शर्त है, ना कोई दबाव है, ना कोई एक्सपेक्टेशन है। लेकिन एक्सपेक्टेशन किसे नहीं होती, और टीडीपी की एक्सपेक्टेशन क्या है वो भी धीरे धीरे करके सामने आ ही जाएगी। लेकिन बड़ी बात जो रविंद्र कुमार ने कही वो एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। उन्होंने स्पेशली कहा मुस्लिम आरक्षण जारी रखेंगे। Muslim reservation will be continue in Andhra. Pardon? Muslim reservation will be continue in Andhra. Yes, we will continue in that. There is no problem at all. Muslim reservation will be continue. No problem. Muslim reservation will be continue in Andhra. Pardon? Muslim reservation will be continue in Andhra. Yes, we will continue in that. There is no problem at all. Muslim reservation will be continue. No problem. आपने रविंद्र कुमार को सुना। पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या मुस्लिम रिजर्वेशन आंध्रा में जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है, मुस्लिम रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश में जारी रहेगा। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से यही पहली शर्त आप समझ लें, मुस्लिम आरक्षण नहीं हटाया जाएगा। कितना बवाल खड़ा हुआ था राघवन, ये कौन भूल सकता है। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे जेपी नड्डा हो, हर नेता ने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी पर जब वार किया तो यही कहा कि ये लोग अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, मुस्लिम रिजर्वेशन देना चाहते हैं। लेकिन अब उन्हीं के सहयोगी पार्टी की बात कर लें, टीडीपी के नेता रविंद्र कुमार क्लियरली कहते हैं कि मुस्लिम रिजर्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जारी रहेगा। जी देखिए मीनाक्षी, इसको इस तरह से समझना होगा कि जो नैरेटिव यहाँ पर सेट करने की कोशिश की गई थी चुनाव में, दक्षिण भारत में उसका असर कहाँ पर देखने को मिला। जैसा हमने आपको पहले भी बताया, चंद्रबाबू नायडू की राजनीति बिल्कुल अलग हटकर है। वो बहुत ही ज़्यादा जो है सेक्युलर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं और पहले दिन से उनका ये स्टैंड रहा है। इसी वजह से इस जो मीटिंग में जब ये तय कर लिया गया है कि वो एनडीए के हिस्सा प्रीपोर अलायंस में थे और ये जो भागीदारी है वो चलती रहेगी, जारी रहेगी, ऐसे में ये कह देना कि हम उस आरक्षण की लाइन पर जो बात हो रही है कि मुस्लिम आरक्षण को हटा दिया जाएगा आंध्र प्रदेश या फिर लागू रखा जाएगा, दोनों ही बातों में चंद्रबाबू नायडू की पॉलिसी बहुत क्लियर है। उन्होंने साफ साफ अपने सांसदों के जरिए भी ये मैसेज भिजवाया है कि केंद्र में जो भी पॉलिसीज होंगी मोदी 3.0 सरकार की, उस पर चंद्रबाबू नायडू की कोई दखलंदाजी नहीं होगी, कोई डिमांड नहीं होगी, किसी भी तरह का दबाव जो है केंद्र की सरकार पर डाला नहीं जाएगा। लेकिन अपेक्षा ये है एक एक्सटेंशन इसका ले लेती हूँ, उस पर एक छोटा सा रिएक्शन आप दीजिएगा। यानी कि जो एक ड्रीम बिल और जिस पर चर्चा हो रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब ये भी गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होने जा रहा है।
जाहिर तौर पर जिस तरह की सरकार का गठन यहाँ पर हो रहा है, देखिए ये बहुत कड़े फैसले जो एक निष्पक्ष तौर पर या फिर एक बहुमत के साथ लिए जा सकते हैं, इन सब बातों पर अब बहुत ज्यादा विचार विमर्श करने की जरूरत होगी। हालांकि जो टीडीपी के सोर्सेस हैं मीनाक्षी, वो बहुत साफ तरीके से ये कह रहे हैं कि जो भी केंद्र सरकार फैसला लेना चाहेगी, हमारा उनके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उनकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त करने की है। ठीक, राघवन आप रहे हमारे साथ। इधर बात झारखंड की। झारखंड में एनडीए के सहयोगी दल आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि सीट के हिसाब से मंत्री पद तय होगा। लेकिन पहले ये तस्वीर आपको दिखा दें, नीतीश कुमार अपने आवास से निकल चुके हैं। एनडीए के मजबूत घटक दल सभी सांसदों ने उन्हें अपने संसदीय दल का नेता चुन लिया है। इसका अर्थ आप ये समझें कि छोटे से बड़े तमाम फैसलों के लिए एकाधिकृत कर दिया गया है नीतीश कुमार को। वो बाहर निकल रहे हैं, अब देखना ही होगा मीडिया से बात करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं सुदेश महतो ने कहा कि सीट के हिसाब से मंत्री पद तय होगा। उनका बयान भी सुन लें। किस तरह की कोशिश आपकी गठबंधन धर्म निभाने की और किस तरह की नई सरकार को लेकर? मैं लंबे समय से मेरा राजनीतिक प्रारंभ ही इस गठबंधन के साये पर ही हुआ है और प्रारंभ काल से, चाहे वो बिहार विधानसभा का मेंबर के रूप में हो या फिर देश में सरकार के समय जब हमें यहाँ पर भागीदारी मिली, तब से लेकर आज तक हम लोग झारखंड में भी और यहाँ भी भागीदार के रूप में काम करते आए हैं। ये तीसरी बार केंद्र में लगातार एक लंबे अरसे के बाद किसी नेता पर, किसी गठबंधन पर भारत की जनता ने विश्वास किया है। अब विश्वास की गांठें हमारी पहले से बंधी हुई है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो प्रतिबद्धता और जो संकल्प देश के लिए हमारा है, हमारे सहयोगी का है या नेतृत्वकर्ता का है, उसे हम सब मिलजुल के पूरा करेंगे। जो कोर मुद्दे होंगे उसके लिए एक अलग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इस तरह से कुछ बनाया जाएगा या उनको नहीं छेड़ा जाएगा? कई अब ये तस्वीर आप एक बार देख लें, पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल की ये तस्वीरें, जहां पर अमित शाह को आप देख रहे हैं आपस में अभिवादन का ये एक्सचेंज, ग्रीटिंग एक्सचेंज हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कमोबेश सभी बड़े चेहरे सांसद जो हैं अब आपको यहाँ पर इस तस्वीर में दिखाई देंगे। थोड़ी देर में मीटिंग भी शुरू होने जा रही है। बीजेपी के सभी विजयी सांसद इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। जितने घटक दल हैं, जिसमें जेडीयू की बात कर लें, टीडीपी की बात कर लें, आजसू की बात कर लें, एलजेपी की बात कर लें, जितन राम मांझी की पार्टी एचएम की बात कर लें, वो सभी नेता एक एक करके आपको इस तस्वीर में दिखाई देंगे। अमित शाह ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते हुए इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। विजय लक्ष्मी भी हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी, थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू होने जा रही है। एनडीए की मीटिंग की तस्वीर भी सामने आ रही है। ये गठबंधन वाली सरकार है, राजनीति के विश्लेषक कह रहे हैं। एक बार फिर से देश में गठबंधन वाली राजनीति की वापसी हो चुकी है। केवल एक पार्टी की नहीं चलेगी। लवली आनंद इस बीच क्या कह रही है वो सुना देते हैं। में जा रहे हैं मैम, कुछ तो बात हुई होगी मैम, कुछ डिमांड्स जिनके फाइनलाइज हुआ होगा। अभी हम लोग का मेन मीटिंग अभी है और उसमें फाइनल होगी। रेलवे मंत्रालय को लेकर मांग है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल की बात है, क्योंकि हमारी एक ही विचारधारा है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की, और लगातार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे। ये ऐतिहासिक क्षण होगा और उनको सभी एनडीए के घटक दलों ने अपना नेता चुना है। आज उनके नेतृत्व में आज की बैठक है। एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे हैं। 7 सांसद इनकी पार्टी से जीतकर संसद भवन पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना की एक ही विचारधारा है। हमें खुशी है कि हम एक साथ मिलकर ये सरकार चलाने जा रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में जो इस बार एनडीए की स्थिति हुई है वो एकनाथ शिंदे भी बहुत भली भांति जानते हैं। कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है। जहां जहां पर नुकसान हुआ उन नुकसान के कारणों के आकलन की ज़रूरत है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अब ज़्यादा दूर नहीं। ये तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं। गठबंधन और गठबंधन में जातियों के बैलेंस को कैसे बनाए रखना है, मंत्रिमंडल जब तैयार किया जाएगा कितना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। किसी ने नहीं मांग की है रेलवे की, किसने कहा रेलवे में? ये सब आप लोगों का उपज रहता है, किसी ने कोई मांग नहीं की। सर 12 सांसदों का समर्थन पत्र आज ही राष्ट्रपति को सौंपेंगे। अब ये तो वहाँ जा रहे हैं सेंट्रल हॉल में, वहीं पर ये सारी बातें आएंगी। वहां से निकल के जो बात कहना होगा कहा जाएगा।
सीतामढ़ी से सांसद हैं दिनेश चंद्र ठाकुर, जिनको आप सुन रहे थे। और एक और जो मांग है वो कहा जा रहा है, निकल गए अरे सर, क्या निर्णय लिए गए, क्या फाइनल हुआ बैठक? फाइनल हम सपोर्ट करने जा रहे हैं। क्या क्या डिमांड्स है जो आगे रखी जाएंगी? सर, किन डिमांड्स को आगे? अरे एक ही है, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया तो हम लोग एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ रहेंगे। अभी जा रहे हैं हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं, वहाँ भी हम लोग इसको डिक्लेयर करेंगे। क्या क्या डिमांड की विनोद सर? अभी कोई भी अपने मांग पर, डिमांड पर कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन जैसे सीतामढ़ी का हमने जिक्र किया, सीतामढ़ी में एक कॉरिडोर बने, काशी कॉरिडोर की तर्ज पर, वहां पर सीता का मंदिर भी बने, कॉरिडोर भी तैयार हो। चंद्रबाबू नायडू को इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, मीटिंग खत्म हो चुकी है। चिराग पासवान, कंगना रनौत के बीच में यह मुलाकात, दोनों एक साथ फिल्म के पर्दे पर काम कर चुके हैं और अब संसद में एक साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। एक बीजेपी की सांसद, दूसरे एलजेपी के सांसद। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने देखिए, एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स यहाँ भी। और सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा चर्चा इस तस्वीर की भी आपको दिखाई देगी। चिराग पासवान अपने पार्टी के 5 सांसदों को जिताने का श्रेय उन्हें, और एनडीए को, इसमें नरेंद्र मोदी के श्रेय को भी आप गिन सकते हैं, क्योंकि लगातार चिराग पासवान ये कहते आए हैं कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। और कंगना रनौत जो कि अपने मुखर बयानबाजी के लिए जाने जाती है, बिना लाग लपेट कुछ अपने बयान वो रखती हैं जनता के सामने। इस बार मंडी से जीतकर वो संसद पहुंची है और विक्रमादित्य को हराकर वो पहुंची है, जिनकी अपनी एक पॉलिटिकल लेगेसी है। ये जीत वाकई में खास है, ये चुनाव वो जीती हैं। और संसद भवन की ये तस्वीर लगातार आपके सामने एक एक करके सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है।